तो अभी इस मॉक में इंग्लिश में मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आए थे। 25 से ज़्यादा तो मेरे पहली बार ही आए हैं, वरना इंग्लिश में नेगेटिव मार्किंग कहाँ लग जाती है पता ही नहीं चलता, और हमें जो लगता है सही होगा वही गलत हो जाता है। तो इंग्लिश का तो अच्छे से हो गया था। ये कुछ एरर डिटेक्शन में गलती हो गई थी, और एक क्वेश्चन जो था वो कैप का था, और मुझे फ्रेजल वर्ब में भी काफ़ी दिक्कत हो जाती है, तो वो भी मुझे रिवाइज़ करना है। तो पैसेज में तो मुझे पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो होता है या पैरा जंबल उसमें भी मिलते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस परफेक्शन से अच्छी हो चुकी है अब। फिर उसके बाद क्वांट की तरफ देखते हैं। क्वांट में हुआ ये था कि जो पज़ल ईजी थी वो पहले उठा लेनी चाहिए थी, तो वो मैंने बाद में उठाई थी, और बाकी के क्वेश्चन करते करते टाइम निकल गया था। पज़ल क्या मैं डीआई बोलना चाहती थी, पज़ल नहीं, जो डीआई पहले उठानी चाहिए थी। तो क्वांट में मेन रोल ये होता है ना कि हमें पता होना चाहिए कि ये डीआई हमें पहले करनी है या बाद में। अगर 2 डीआई आई हो तो, और 2 तो आई आती है वैसे, और अगर किसी शिफ्ट में मॉडरेट आई तो हम 1 आध 2 क्वेश्चन उससे छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें ये प्रैक्टिस से पता चलेगा कि हमें कौन सी डीआई पहले उठानी चाहिए और कौन सी बाद में। फिर ये डीआई मुझसे रह गई थी, और स्पीड मैथ्स के मैंने सारे क्वेश्चन किए थे लगभग, एरिथमेटिक के भी किए थे। 1 से 2 मुझे टाइम ही नहीं मिला, और मुझे लगा कि इसमें बहुत टाइम निकल सकता है, तो मैंने ये छोड़ दिए थे, बाकी के किए थे। तो क्वांट में मेरे मार्क्स थे 24, ये भी कम है, हमें 30 प्लस आने ही चाहिए क्लर्क के पेपर में, अगर हमें कट ऑफ क्लियर करना है तो। एसबीआई में तो वैसे सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, आईबीपीएस क्लर्क में होता है। फिर इसके बाद रीजनिंग तो इतनी गंदी गई थी, मतलब गलती करने में मुझसे कोई गलती नहीं हुई थी इस बार। रीजनिंग में मेरे मार्क्स कभी इतने कम नहीं आते, 25 प्लस या 30 तक आते, लेकिन इसमें हुआ ये था कि 1-2 पजल जो मुझे सबसे आसान लगती थी वो, मतलब रीजनिंग का लेवल ही मॉडरेट आया था, तो जो पजल मुझे आसान लग रही थी वो पजल ही मेरा टाइम खा गई, और क्वेश्चन भी गलत हो गए। और एक चीज़ मैं इसमें आपको बताती हूँ आगे, मुझसे मेन गलती क्या हुई थी। ये सिलोजिज्म इसमें भी हो गई थी, क्योंकि हम प्रेशर बिल्ड होता है ना, उसके बाद हम पैनिक कर जाते हैं, और जो हमें टॉपिक अच्छे से आते हैं वो भी हम गलत कर जाते हैं। ये पजल का क्वेश्चन भी गलत हो गया था, और ऐसे पजल करते करते इतना टाइम ख़राब हो गया कि ये जो टॉपिक्स है, हाँ, कोडिंग डिकोडिंग ये वाले टॉपिक्स, फिर उसके बाद ये क्या है, डायरेक्शन डिस्टेंस और 1-2 क्वेश्चन, ये तो मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। पहली बार ऐसा हुआ कि पज़ल भी ठीक से नहीं बनी, और ये क्वेश्चन भी रह गए, और सिलोजिज्म भी गलत हो गया। नहीं तो रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है मेरा कि वो तो मैं 25 प्लस करती ही करती हूँ, कैसे भी शिफ्ट आए। तो क्वेश्चन हमें कुछ समय के लिए आसान लग सकता है, लेकिन वही हमारा सबसे ज़्यादा टाइम खा सकता है, मतलब खा जाता है। तो हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, वो हमारी बहुत बड़ी गलती बन सकती है, क्योंकि आगे के क्वेश्चन भी मेरे छूट गए, और जो पज़ल मुझे लगती थी कि मैं बना पाऊँगी, वो पज़ल में मेरा बहुत टाइम खा गई थी। तो ये बात ध्यान रखनी है, और ऐसे हम एनालिसिस करते, ठीक है ना। लेकिन और कुछ चीज़ें भी ऐसी होती है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि अब यहाँ पर टाइमिंग है ऊपर, आपको दिख रहा होगा शायद। अब इस क्वेश्चन में मुझे कितना टाइम लग गया, ये टाइम भी हमें देखते चलना है, और उसके बाद ये सब हम देखते हैं हमारा क्यों गलत हुआ। अब ये टीआई भी मुझसे जल्दबाजी में छूट गई, वरना इतनी मुश्किल नहीं थी। यहाँ टोटल नंबर ऑफ़ वेज बर्गर सोल्ड दिया हुआ था, और यहाँ परसेंटेज दिया हुआ था नॉन वेज आउट ऑफ टोटल। तो टोटल नंबर ऑफ़ बर्गर का डेटा जो था, मैंने ये अच्छे से देखा ही नहीं कि अगर वेज बर्गर का डेटा दिया हुआ है, और अगर नॉन वेज की परसेंटेज है, तो वो जितनी परसेंटेज है वो 100 में से माइनस करके हमें वेज की मिल जाती, और वेज की परसेंटेज को हम वेज के मतलब जो डेटा दिया हुआ उससे इक्वल कराते, तो हमें टोटल की वैल्यू मिल जाती। तो ये सब इतनी जल्दी दिमाग को प्रोसेस करने की प्रैक्टिस अच्छी चाहिए होती है, तो ये मुझसे छूट गई। फिर मैंने बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और ऊपर जो एनालिटिक्स का सेक्शन है हमें उसे देखना है, और यहाँ से हमें कट ऑफ कितना गया है क्या वो पता चलेगा। यहाँ पे सबसे मेन चीज़ देखने की ये होती है कि यूटिलाइज टाइम इतना है और वेस्टेड टाइम इतना, तो वेस्टेड टाइम बहुत ही ज़्यादा है। तो हमने किन किन क्वेश्चंस को करने में ज़्यादा टाइम लगा दिया वो हमें चेक करना है, और हमारे वीकनेस देखनी है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स देखने हैं यहाँ से,
और वो हमसे क्यों गलत हुए, रिवीजन की वजह से गलत हुए या प्रैक्टिस की वजह से गलत हुए, या हमें कंसेप्ट ही नहीं पता था, वो हमें चेक करना है। और फिर जब हम सॉल्यूशंस देखते हैं तो आप ये भी देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने में हमें कम टाइम लग सकता था, लेकिन हमने ज़्यादा टाइम ले लिया। अब कुछ क्वेश्चन को मैंने सिर्फ 15 सेकेंड में किया है, या ऊपर दिख रहा होगा टाइम, और कुछ क्वेश्चन 1 मिनट। तो 1 मिनट तो एक क्वेश्चन को नहीं देने हैं, 15 से 20 सेकंड ही देने हैं जब हम पर्टिकुलर सेक्शन में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हुए। तो देखो 6 19 सेकेंड 29, तो ये 1 मिनट मुझे यहाँ लग गया, वो कैप का क्वेश्चन था, तो यहाँ ज़्यादा समय लग गया। ये भी आपको बारीकी से चेक करना है। पहले इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में होता ये है कि एरर डिटेक्शन या वोकैब के क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाते हैं। पैसेज के क्वेश्चन तो हम कर लेते हैं, लेकिन एरर डिटेक्शन के कुछ रूल्स हमने पढ़े नहीं होते, रिवाइज नहीं करे होते, वोकैब अच्छी नहीं होती, या फ्रेजल वर्ब्स का भी बहुत रोल होता है, वहाँ हमारे मार्क चले जाते हैं। और उसे हम रिवाइज करने के बजाय अगले दिन फिर से मॉक टेस्ट देने बैठ जाते हैं। वही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हमें वो टॉपिक अच्छे से रिवाइज करने हैं, उसे देखने हैं हमारे क्यों गलत हुए, हमें वो टॉपिक आता ही नहीं था, मतलब पढ़ा ही नहीं था, या फिर हम भूल गए थे, मतलब रिवीजन की ज़रूरत थी, वो हमें अच्छे से चेक करना है। और इंग्लिश में नेगेटिव मार्किंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हमें जब लग रहा होता है कि यही आंसर होगा, तभी वो हमसे गलत हो जाता है, और मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है। तो आपको अच्छे से देखना है कि आपकी वोकैब कमज़ोर है, रीडिंग स्किल कमज़ोर है, ग्रामर या फिर एरर डिटेक्शन के जो कुछ रूल्स है वो आपको अच्छे से रिवाइज नहीं है, और फ्रेजल वर्ब्स और रूट वर्ड्स वो भी आपको अच्छे से करने हैं। और इंग्लिश में पैराजंबल हमें लगता है कि हमें पहले उठा लेनी चाहिए, हमें वो इजी दिखती है, लेकिन वो बनाई ऐसी होती है कि वो हमें इजी दिखे। वो हमें पैराजंबल कभी भी पहले नहीं उठानी है। सब मिसलेनियस क्वेश्चंस करने के बाद ही हमें पैराजंबल को देखना है, और उसके बाद हमें आरसी करना है। और अगर आपको लगता है कि आपको ये स्ट्रैटेजी चेंज करके आपको अपने हिसाब से बनानी है तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के 1 महीने पहले, एग्ज़ाम के 8 दिन पहले अगर आप स्ट्रैटेजी बदलने लगोगे तो आपके मार्क्स और डाउन हो जाएंगे। तो ये था इंग्लिश के लिए। उसके बाद सेक्शन आता है क्वांट्स का। क्वांट्स में भी हमसे ये गलती होती है कि हम स्पीड मैथ में ही इतना टाइम लगा देते हैं, और हमें लगता है कि डीआई और अरिथमेटिक हमारी कमज़ोर है, लेकिन वो कमज़ोर नहीं होती। होता ये है कि स्पीड मैथ में इतना टाइम 10 मिनट निकल जाते हैं, और जब 10 मिनट बचते हैं तो हम पर प्रेशर आता है, हम बार बार टाइमर देखने लगते हैं, और उस वजह से होता ये है कि डीआई और अरिथमेटिक के जो क्वेश्चन हम अच्छे से कर पाते हैं वो भी हम अच्छे से नहीं बनाते, क्योंकि हमें स्पीड मैथ में बहुत टाइम लग जाता है। तो स्पीड मैथ में अपनी प्रैक्टिस को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत नेक्स्ट लेवल की स्पीड हमारी होनी चाहिए। हम पेन ना चलाकर मन में ही बहुत सारी कैलकुलेशंस करें, तो ये चीज़ होती है। और कई बार ऐसा होता है कि 2-3 डीआई में से एक डीआई होती है जो मॉडरेट लेवल की आती है, हमें प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि ये डीआई स्किप करने वाली थी या करने वाली। तो करने वाली डीआई पहचाननी है, उसी से शुरुआत करनी है, फिर अरिथमेटिक। और अगर हमने मॉडरेट वाली डीआई पहले उठा ली तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होगा, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, और हम आगे के अरिथमेटिक के क्वेश्चन भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और एनालिसिस करने के वक्त हमें ये देखना है कि हमने कहाँ किस क्वेश्चन को 15 से 20 सेकंड में करना था, और हमने 1 या 2 मिनट उसमें लगा दिए, वो हमें देखना है। तो क्वांट में स्पीड का रोल बहुत ही है, और डीआई की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है, और एरिथमेटिक के कंसेप्ट आपको रिवाइज करते रहने हैं। और उसके बाद आता है रीजनिंग का। रीजनिंग में मेरे साथ होता ये है कि मेरे 25 से 30 मार्क्स ईजिली आते हैं, लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये पज़ल तो मैं चुटकियों में बना सकती हूँ, इतनी आसान लगने लगती है, लेकिन जब वो मैं अटेंड करने बैठती हूँ तो वो पज़ल मुझसे नहीं बनती, या मैं फंस जाती हूँ, तो आगे का सारा सेक्शन ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए आपको कितनी भी पज़ल ईजी लगे, आपको पज़ल पहले नहीं उठानी है, पहले मिसलेनियस करने के बाद ही आपको पज़ल करनी है। चाहे आप एक पज़ल सिंपल करें और फिर कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चन या नंबर सीरीज़ या फिर जो भी इनइक्वालिटी वगैरह है वो करें, और उसके बाद बाकी की पज़ल्स करें, हार्ड लेवल की, मॉडरेट लेवल की। और ब्लड रिलेशन सबसे लास्ट में उठाना है। जैसे इंग्लिश में पैराजंबल फंसा देता है, वैसे रीजनिंग में ब्लड रिलेशन फंसा देता है, और हम उस टाइम के प्रेशर में पैनिक कर जाते हैं। तो ब्लड रिलेशन आपको सबसे आखिर में करना है, पज़ल मिसलेनियस पज़ल ऐसे सब करने के बाद। तो पज़ल कितनी भी सही लगे आपको पहले नहीं करनी है। और मैंने वीडियो में बताया कि हम सब खिचड़ी बनाकर मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं, मतलब कहाँ क्वांट के क्वेश्चन कर लिए, रीजनिंग के कर लिए, नीचे ही पज़ल की कोई कंडीशन बना ली। जब हम आंसर्स पिक कर रहे होते तो हम गलत कंडीशन देख लेते हैं और हम गलत आंसर मार्क कर लेते हैं। तो हमने कितनी भी सही तरह से वो पज़ल बनाई हो, डीआई बनाई हो, अरिथमेटिक का क्वेश्चन हम
इतनी ज़्यादा खिचड़ी होती है कि हम उसे रॉन्ग देख लेते हैं, देखने में हमसे मिस्टेक हो जाती है और फिर रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं। जैसे अब ये मैंने मॉक लगाए है तो कहीं भी कुछ भी कैलकुलेशन कर रखे हैं रैंडम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन सी पजल कहाँ बनाई है, कंडीशन भी ठीक से नहीं समझ आ रही। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम अगर हम पज़ल बना भी लेते तो जो सही है उसे देखने की बजाय हम उस गलत को देख के अपने आंसर मार्क कर देते हैं और सारे आंसर गलत हो जाते हैं, क्योंकि हमने जो कंडीशन गलत थी उसे ही देख लिया था और उसके मतलब साइड में जो सही बनाई होती है वो हम देख ही नहीं पाते। तो इसके बजाय मैंने ये ट्रिक अप्लाई की थी कि मैंने मॉक शुरू होने से पहले अरिथमेटिक का अलग से सेक्शन, फिर उसके बाद पज़ल अलग से, और मतलब ऐसे सेक्शन वाइज सॉल्व किया था। इससे होता क्या है कि अगर मैंने अब ये पज़ल की है तो उसमें ये कंडीशन मेरी गलत हुई है और ये सही मुझे प्रॉपरली दिख भी रहा है, तो जब मैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूँगी तो मुझे जो क्वेश्चंस मतलब कंडीशन सही हुई है वो मैं प्रॉपर से देखूँगी और क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करूँगी एक्यूरेसी के साथ। यही यहाँ नीचे भी यही हुआ है कि ऊपर की कंडीशन गलत हो गई थी और ये सही मुझे प्रॉपर दिख भी रहा है। तो इससे क्या होता है कि हमारे गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और हमने जो टाइम दिया भी हुआ है पजल्स को, यानी कि जो क्वेश्चन बनाने को, वो अच्छे से मतलब क्या बोलते हैं उसका आउटपुट भी निकल आता है। ये कंडीशन ये देखो अब मैंने कैसे बनाए हैं, यहाँ भी थोड़ी मतलब खिचड़ी हो गई है। तो अगर आप प्रॉपर आप सेक्शन वाइज करके बनाओगे तो उससे फ़ायदा ये भी होगा कि आप जब मॉक में अटेम्प्ट करोगे तो आपको अच्छे से दिखेगा और आप सॉल्यूशन भी अच्छे से निकाल पाओगे एक्यूरेसी के साथ। तो आपको मैंने जैसे बताया वो से अच्छे से कंडीशन लिखनी है प्रॉपर, जो आपकी गलत कौन सी है सही कौन सी आई है। जब आपको प्रॉपर दिखेगा तो जब आप क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे होंगे तो आप प्रॉपर वही कंडीशन ढूंढेंगे जो आपसे सही बनी है। पजल्स में भी या क्वांट में भी ये चीज़ बहुत काम आएगी आपको। तो इसी हिसाब से आपको मॉक टेस्ट एनालिसिस करना है और जब तक आप पुराने टॉपिक अच्छे से रिवाइज नहीं कर लेते, प्रैक्टिस नहीं कर लेते, नेक्स्ट मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। और 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आपके जो क्वेश्चंस थे वो आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं थे इसलिए गलत हुए, या आपकी स्पीड अच्छी नहीं थी इसलिए वो आपसे बन नहीं पाए, या आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी। मतलब कंसेप्ट आपने पढ़े भी हुए थे लेकिन उस लेवल के सवालों की आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए वो अच्छे से नहीं बन पाए। तो ये भी बात आपको अच्छे से देखनी है, स्पीड या फिर वो कंसेप्ट या फिर आपकी प्रैक्टिस, मतलब आपकी रिवीजन भी उतनी हो जानी चाहिए। तो किस वजह से हमने वो क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया है वो समझना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ हो गया गलत, लेकिन उसके पीछे का जो रीज़न है वो स्पीड था या प्रैक्टिस था या रिवीजन, वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो बस यही था इस वीडियो के लिए। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि एनालिसिस करने के वक्त हम कौन सी गलतियाँ करते हैं। यही था इस वीडियो के लिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।